वेलोसिटी। शुरू करते हैं। सबसे पहला जो इसमें सबसे पहली स्लाइड जो है अपनी, देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस। मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस को बहुत बार बुक्स में इलेक्ट्रिक करंट भी कह देते हैं। इसको मूविंग चार्जेस को हम बहुत बार इलेक्ट्रिक करंट भी कह देते हैं। वो एक ही बात है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट भी मूविंग चार्जेस से होते हैं। इज नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसकी स्टडी को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की स्टडी को हम दो पार्ट में तोड़ेंगे। यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हम इस दो पार्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो हम स्टडी करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, फिर हम स्टडी करेंगे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। जैसे अब देखो, सेम यही चीज अपन ने वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ी थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या किया था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करना सीखा था बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। सबसे पहले हमने यही काम किया था। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करना सीखा था कूलम्ब्स लॉ से। कूलम्ब्स लॉ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था। उसके इलेक्ट्रिक फोर्स के बाद फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन की थी। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने वहां पर दो रूल पढ़े थे, एक तो कूलम्ब्स लॉ और एक गॉस लॉ। दो लॉज थे हमारे पास जिसके थ्रू हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन की थी। वैसे ही जब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी हमारे पास दो तरह से हम इसकी स्टडी को तोड़ेंगे। पहली स्टडी जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की होगी, यानी कि पहले हम मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना सीखेंगे, जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं बी वेक्टर से। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता था ई वेक्टर से, वैसे ही हमारे मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाएगा बी वेक्टर से। इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पर हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फोर्स, जिसे हम एफ बी से रिप्रेजेंट करेंगे। एफ बी से मेरा मतलब होता है, बी का मतलब है मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो रूल्स हैं जो अपने को पढ़ने हैं। एक तो बायोट सावर्ट लॉ है और एक एम्पियर सर्किटल लॉ है जो अपने को पढ़ना है। बायोट सावर्ट लॉ कुछ कुछ सिमिलिटी रखता है कूलम्ब्स लॉ से, कुछ हद तक ये सिमिलिटीज रखता है कूलम्ब्स लॉ से। और हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ है जो कहीं हद तक कुछ कुछ सिमिलिटी रखता है गॉस थ्योरम से, जो हमने गॉस लॉ पढ़ा था। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कूलम्ब्स लॉ था वो यहाँ पर बदल कर बायोट सावर्ट लॉ बन गया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमने गॉस थ्योरम पढ़ी थी वो यहाँ पर बदल कर एम्पियर सर्किटल लॉ बन जाएगी। कुछ हद तक दोनों में सिमिलिटीज है, कुछ डिफरेंस भी है। हर एक चीज में सेम नहीं है, कुछ डिफरेंस भी है, वो भी अपन बात करेंगे। तो पहले अपन स्टडी करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की। सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना सीखेंगे, उसके बाद फिर हम आएंगे मैग्नेटिक फोर्स पे। अब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की जो चैप्टर है हमारा, उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो होती है ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट से। कहाँ से होती है? ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। ऑरस्टेड ने क्या देखा? ऑरस्टेड ने ये देखा कि हमारे पास, मान के चलो, जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट में। ऑरस्टेड ने क्या किया कि एक कंडक्टर लिया समझने के लिए। ये मेरे पास एक कंडक्टर लिया, इसमें करंट फ्लो करवा दी। जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था मैं उस अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। और इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है। अब उन्होंने इसके पास क्या किया, एक चार्ज पार्टिकल क्यू को रख दिया। ये हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल क्यू को रख दिया। स्टार्टिंग में इसको उन्होंने रेस्ट में रखा। तो जब उन्होंने इसे रेस्ट में रखा तो उन्होंने देखा कि इस के ऊपर, इस चार्ज के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करता। जब ये रेस्ट पे होता है तो हम यहाँ लिख सकते हैं नो फोर्स। इस चार्ज के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करता, कोई भी फोर्स नहीं लगता। ये एज इट इज अपनी जगह पे रखा हुआ था। अब उन्होंने क्या किया, बहुत देर तक इसको उसके बाद उन्होंने क्या किया, सेम इलेक्ट्रिक करंट है, सेम कंडक्टर है, वही सेम करंट इसमें फ्लो हो रही है आई, सब कुछ सेम है, डायरेक्शन वगैरह कुछ भी चेंज नहीं की। और ये जो चार्ज यहाँ पर रखा हुआ था क्यू, इसे मोशन में ले आए।
इसे मोशन दे दी, मतलब एक डायरेक्शन दे दी, यानी कि ऊपर की तरफ इसको हमने इस तरह से पुश कर दिया किसी वेलोसिटी v से। तो नॉर्मली हमें ऐसा लगता था कि ये इस पाथ को फॉलो करेगा, सीधा जाएगा, हमें ऐसा लगता था कि ये सीधा जाएगा क्योंकि वेलोसिटी हमने सीधी दी है तो ये सीधा जाएगा। रियलिटी में ये ऐसा नहीं हुआ, रियलिटी में ये ऐसा नहीं हुआ। अगर ये प्लस चार्ज है तो ये कुछ इस तरह से डेविएट हो जाता है, प्लस चार्ज है तो ये इस तरह से हमारा चार्ज जो है वो डेविएट हो जाता है, मतलब ये कुछ इधर चला जाता है। ये चीज देखकर ऑरस्टेड के दिमाग की घंटी घूमी, मतलब दिमाग की घंटी बजी उनकी। उन्होंने सोचा यार ये कैसे हो सकता है, भाई सीधी सी बात है, हम अगर चार्ज पार्टिकल को पुश कर रहे हैं तो सीधा जाना चाहिए, नॉर्मल सी बात यस है। सर। जब ये चार्ज रेस्ट में था तब कोई फोर्स लग ही नहीं रहा था, और जब जैसे ही मैंने उसको मोशन प्रोवाइड की, जैसे ही मैंने उसको वेलोसिटी दी, सीधा जाने की बजाय ये डेविएट हो गया, इसका पाथ बदल गया। अब सिंपल सी बात है, पाथ बदला है मतलब कोई ना कोई फोर्स तो इसके ऊपर लगा है, ये तो कंफर्म है। तो मैं यहाँ इतना कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो फोर्स है वो नॉन जीरो। अब ये फोर्स कौन सा था जो वर्स्टेड ने देखा, उन्होंने कहा कि जब नेगेटिव चार्ज लिया, जब उन्होंने सेम कंडक्टर के पास जब नेगेटिव चार्ज रखा, उसको v वेलोसिटी प्रोवाइड की, तो वो अंदर की तरफ डेविएट हो गया, तो वो जो है वो कुछ इस तरह से डेविएट हो गया, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन बदल गई। अब उन्होंने सोचा कि यार ये फोर्स, मुझे इतना तो पता है कि फोर्स लग रहा है, इस फोर्स की डायरेक्शन बदलती है अगर मैं चार्ज को बदल देता हूं तो। अब उन्होंने क्या क्या ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है? तो नहीं। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता तो इस टाइम पे भी लगता। अगर ये फोर्स, जो फोर्स ये लग रहा है, अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक होता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता जो कि हम कुलाम्स लॉ से पढ़कर आए हैं, अगर ये वही फोर्स होता तो ये यहाँ पर भी एक्ट करता। लेकिन ये वाला फोर्स नहीं है, क्योंकि ये फोर्स एक्ट कर ही नहीं रहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये नहीं है। इसका मतलब भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो ये नहीं है, कुछ नया टाइप का फोर्स है, ये कुछ नया टाइप का फोर्स है। तो उन्होंने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट तो ये किया कि मूविंग चार्जेस पर एक फोर्स लगता है। अब ये फोर्स, जाहिर सी बात है, खुद चार्ज पार्टिकल तो इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा, इसके ऊपर फोर्स लगाया है तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर ने ही लगाया होगा। भाई जाहिर सी बात है, कोई भी चार्ज बॉडी है खुद के कारण खुद के ऊपर फोर्स थोड़ी लगाएगी। अगर इस यस चार्ज सर। के ऊपर फोर्स लगा है तो यहाँ पर करंट के इस वायर के अलावा तो कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, इस वायर ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, ये देखा गया। जब हम चार्ज को बदलते हैं तो फोर्स भी बदल जाता है। अच्छा, वेलोसिटी बदलते हैं तो भी फोर्स बदल जाता है, हम वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं तो फोर्स भी इंक्रीज होता है, ठीक है। और ये फोर्स ही है जो रेगुलरली, जिसके कारण इसका पाथ जो है वो चेंज हुआ है। अब उन्होंने कहा कि यार ये फोर्स क्या है, उनको ये देखना है। ये तो समझ में आ गया कि एक नया टाइप का फोर्स ओरस्टेड को मिला, ओरस्टेड ये रहे, दिखने में ऐसे दिखते थे। तो इन्होंने सोचा यार कुछ तो है, ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता तो रेस्ट चार्जेस पर भी लगता, लेकिन रेस्ट चार्जेस पर ये फोर्स नहीं लग रहा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो नहीं है भैया, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ नया टाइप का फोर्स है ये, जो हमें अभी तक पता नहीं था। तो उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, ये तो एक एक्सपेरिमेंट था ही सही इनके पास, इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था? वो एक्सपेरिमेंट इन्होंने ये था कि इन्होंने क्या किया, करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, इसके पास एक मैग्नेटिक नीडल को रख दिया, एक मैग्नेटिक कंपास को रख दिया, एक मैग्नेटिक नीडल को इनके पास रख दिया। जब करंट जीरो थी, हम यहाँ लिख सकते हैं व्हेन I इज जीरो, तो ये जो निडल थी हमारी वो कुछ इस तरह से अलाइन, ये भी इनका एक्सपेरिमेंट था जब करंट जीरो थी, जब सर्किट में हमने कोई करंट फ्लो नहीं की। जब हम करंट फ्लो करते हैं साउथ से नॉर्थ, जब हम करंट फ्लो करते हैं साउथ से नॉर्थ, उस केस में हमारी निडल जो है टूवर्ड्स वेस्ट टर्न कर जाती है, हमारी निडल जो है वो वेस्ट की तरफ टर्न कर जाती है, जो उसका नॉर्थ टर्मिनल है वो वेस्ट की तरफ टर्न कर जाता है। मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पर भी फोर्स लगा, इसके अंदर डिफ्लेक्शन आया, मतलब फोर्स लगा है। जब हम करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी बदल जाती है। ये वही वाला केस था जैसे कि हमने वहां पर देखा था चार्ज पार्टिकल के लिए भी, चार्ज पार्टिकल पर भी एक फोर्स लगा था, चार्ज की वैल्यू, यानी कि अब वहां पर भी सेम ऐसा ही था
करंट की डायरेक्शन बदलते ही फोर्स की डायरेक्शन भी बदल रही थी। वही चीज यहाँ पर भी देखने को मिली। इन्होंने सोचा यार जो काम एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रहा था, ऐसा ही कुछ फोर्स इस मैग्नेटिक नीडल के ऊपर भी लग रहा है। इस मैग्नेटिक नीडल के कारण ये डिफ्लेक्ट हो रही है, और जैसे ही मैं करंट की डायरेक्शन बदलता हूँ, डिफ्लेक्शन भी बदलता है, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी बदलती है। देखा गया, ऑन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो चेंज, मतलब डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन विल ऑल्सो चेंज। ठीक है, इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि करंट कैरिंग कंडक्टर एक इमेजनरी फील्ड क्रिएट करता है। करंट कैरिंग कंडक्टर एक सराउंड में एक फील्ड क्रिएट करता है, जैसा कि रेस्ट चार्ज के सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट होता था, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते थे। वैसा ही एक फील्ड यहाँ भी क्रिएट होता है, लेकिन ये फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कुछ नया फील्ड है। कुछ नया फील्ड है, इसलिए इसको नाम दिया गया मैग्नेटिक फील्ड। रीजन, क्योंकि ये मैग्नेटिक कंपास, जो मैग्नेटिक नीडल है, उसे डिफ्लेक्ट करने के काम आ रहा था, यानी कि उसे डिफ्लेक्ट कर पा रहा था। अब सीधी सी बात है, मैग्नेटिक कंपास है तो बिना मैग्नेटिक फील्ड के तो ये, यानी कि बिना मैग्नेटिक फोर्स के डिफ्लेक्ट हो नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि जो काम मैग्नेटिक नीडल के साथ हो रहा है वही चार्ज पार्टिकल के साथ भी हो रहा है। तो उन्होंने इस फील्ड को एक नया नाम दिया, जिसे कहा गया मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स को एक नया नाम दिया गया मैग्नेटिक फोर्स। पुराने फोर्स जो हम पढ़कर आए थे उससे ये अलग था, इसलिए नाम भी अलग देना था, इसलिए इसको एक नया नाम दिया गया मैग्नेटिक फील्ड, और फोर्स को एक नया नाम दिया गया मैग्नेटिक फोर्स। जब हम करंट की वैल्यू चेंज करते हैं, यानी कि करंट को बढ़ाते हैं, तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ता है। करंट को कम करते हैं तो डिफ्लेक्शन भी कम होता है। सिंपल सा लॉजिक था। तो हमने क्या देखा, करंट की डायरेक्शन बदलते ही डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी बदल रही है। करंट जीरो करते ही डिफ्लेक्शन भी जीरो हो रहा है। करंट की वैल्यू बढ़ाते हैं तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ रहा है। करंट की वैल्यू को कम करते हैं तो डिफ्लेक्शन भी कम हो रहा है। तो ऑरस्टेड ने कहा कि भैया मुझे अब समझ में आ गया है कि करंट कैरिंग वायर ए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, इस कारण ही मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्ट हो पाना पॉसिबल है। अदरवाइज मैग्नेटिक नीडल बिना मैग्नेट के डिफ्लेक्ट हो ही नहीं सकती। मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्ट होने का रीजन, इकलौता रीजन है, वो है मैग्नेट। और वो मैग्नेट यहाँ पर, वो मैग्नेट का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि करंट कैरिंग कंडक्टर एक इमेजनरी फील्ड क्रिएट करता है, या हम कह सकते हैं कि मूविंग चार्ज एक इमेजनरी फील्ड क्रिएट करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड से ये अलग था, इसलिए नाम भी अलग देना था। तो ऑरस्टेड सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने इसके बारे में बताया। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल को यूज करते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, देखो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को इस तरह से होल्ड करो कि थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करे। होल्ड एनी कंडक्टर लाइक दैट, थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट। किसी भी कंडक्टर को इस तरह से होल्ड करो कि हमारा जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन में हो, और हमारी जो कर्ल फिंगर्स है, जो हमारी कर्ल फिंगर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएंगी। तो सीधा सा लॉजिक था इनका कि इस तरह से होल्ड करो कि हमारा थंब जो है वो करंट को रिप्रेजेंट करे, करंट की डायरेक्शन में थंब रखो, तो जो हमारी कर्ल फिंगर्स है वो किसे रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। फिलहाल मैं करंट कैरिंग वायर के लिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक करंट के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड स्टडी कर रहे हैं। बाद में अपन अलग अलग तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे, तब अपन इसको डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गया अच्छे से? यस सर। चलो इसके बाद हम देखते हैं आगे। इसके बाद देखो हमारा आता है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इट्स अ फील्ड सराउंडिंग बाय एनी करंट कैरिंग कंडक्टर और मूविंग इलेक्ट्रॉन्स या मूविंग चार्जेस। देखो मैग्नेटिक फील्ड कौन जनरेट कर सकता है, करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। अब वो मूविंग इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड हो तो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और अगर नॉन एक्सेलरेटेड हो तो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा।
तो मूविंग इलेक्ट्रॉन और करंट कैरिंग कंडक्टर जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इज द फील्ड सराउंडिंग बाय एनी करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच मैग्नेटिक इफेक्ट्स फील। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही हमारे मैग्नेटिक इफेक्ट यानी कि अट्रैक्शन और रिपल्शन शो होंगे। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है तो अट्रैक्शन और रिपल्शन फील नहीं होते। सेम वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला केस है। बी वेक्टर से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इसके पास डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लाइन ड्रॉ की जाती है उसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहा जाता है। सेम वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में भी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लाइन ड्रॉ की जाती है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ऐसा यूनिट इसकी टेस्ला होती है, टेस्ला या वेबर मीटर स्क्वायर। वेबर हमारी फ्लक्स की यूनिट होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। सीजीएस यूनिट क्या होती है इसकी? गॉस। कन्वर्जन की अगर मैं बात करूं तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। या हम ऐसा भी कह सकते हैं 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। अगर कन्वर्जन करना पड़े तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत वाली बात नहीं है। अच्छा, ये डायमेंशन वाला फॉर्मूला, डायमेंशन बहुत बार इसकी पूछी जाती है डायरेक्ट। तो डायमेंशन निकालने के लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं फोर्स इज इक्वल टू QVB। ठीक है, यहाँ से B निकालने के लिए हमारे पास F इज इक्वल टू आ जाएगा Q इंटू V। अभी पढ़ेंगे अपन आगे इसको फोर्स की कैलकुलेशन में। तो फोर्स की डायमेंशन हो जाएगी मेरी M1L1T-2। चार्ज की डायमेंशन हो जाएगी A1T1 और वेलोसिटी की हो जाएगी L1T-1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये डायमेंशन मिल जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन हालांकि हमें निकालना आना चाहिए, बट फिर भी हमें डायरेक्ट याद रहनी चाहिए कि डायमेंशन जो होती है वो ये होती है। वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी। तो जब भी हम इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे डायरेक्शन के साथ ही लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखेंगे डायरेक्शन के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। डायरेक्शन को जनरली जो हम डायरेक्शन देते हैं, जैसे अगर मान के चलो ये हमारा पेपर है, पेपर प्लेन के अगर अंदर की तरफ है तो हम उसको क्रॉस से दिखाते हैं, इसे हम कहते हैं इनवर्ड डायरेक्शन। और अगर डॉट है तो इसे हम दिखाते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन। दिखाने का तरीका होता है, अगर प्लेन के अंदर है तो क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है और बाहर है तो डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ये। हाँ, क्या कह रहे हो? नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो। हेलो आवाज आ रही बेटा? आवाज आ रही है सर। तो वही जो अपने स्टार्टिंग पर दो लॉस, तो अपने पास यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं, वही बायोट सावर्ट लॉ और एम्पेयर सेकेंडल लॉ, जो कि अपन अभी पढ़ने वाले हैं आगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बायोट सावर्ट लॉ की। देखो बायोट सावर्ट लॉ में क्या होता है, देखो सबसे पहले अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो बायोट सावर्ट लॉ ने, बायोट सावर्ट ने क्या किया कि भैया मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। ये आपको एक करंट कैरिंग कंडक्टर यहाँ पे दिख रहा होगा। ये एक पूरा करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके अंदर करंट कितनी फ्लो हो रही है? I करंट फ्लो हो रही है। अब मुझे इसके कारण किसी पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, जैसा कि कूलम्ब्स लॉ में अपन ने किया था। कूलम्ब्स लॉ में अपन ने क्या किया था, किसी चार्ज Q के कारण किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने कैलकुलेट किया था, इलेक्ट्रिक फोर्स अपन ने कैलकुलेट किया था। तो वैसे मैंने कहा कि यहाँ पर एक चार्ज है, मतलब करंट फ्लो हो रही है I कंडक्टर में, इसके कारण किसी पॉइंट P पर जो कि यहाँ से R डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है।
अब ये आर है, इसका पोजीशन वेक्टर जो दिया जाएगा वो कुछ इस तरह से दिया जाएगा, आर कैप। ये इसका पोजीशन वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन ये होगी। पी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है इस वायर के कारण। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे। ये मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया वायर का, जिसकी लेंथ कितनी है, डीएल। तो मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ डीएल लेंथ का। ये स्मॉल पीस है वायर का, एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एलिमेंट ले लिया मैंने, डीएल वेक्टर। अब डीएल वेक्टर की जो डायरेक्शन अगर मैं लिखी जाए तो डीएल वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से होगी। ये हमारे पास डीएल वेक्टर है और ये हमारे पास आर वेक्टर है। आर वेक्टर का मतलब हमारा पोजीशन वेक्टर। इसके बीच जो एंगल बना वो थीटा बना। इसके बीच जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, थीटा बनेगा, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। ये हमारे पास एक वेक्टर है और इसके बीच का जो एंगल है ये थीटा है हमारे पास, डीएल और आर के बीच का जो एंगल है। अब अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ, बायो सावर्ट ने क्या कहा कि इस छोटे से एलिमेंट डीएल लेंथ के एलिमेंट के कारण जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा डीबी वेक्टर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल वेक्टर। db vector is directly proportional to r vector and db vector is directly proportional to current। भाई तीन बातों पर ये डिपेंड करेगा। किसकी, सॉरी इसको अपन यहाँ पर मैं इसको सेम वैसा ही है जैसा अपन ने वहां किया था। भाई हमारे पास यहाँ पे करंट है तो पहली बात तो वो करंट पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट की। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा छोटे से एलिमेंट डीएल लेंथ का एलिमेंट से मैंने लिया है उसके, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, जैसा कि हमारे कूलम्ब्स लॉ में होता है। अब तीनों को मिला के अगर मैं तीनों को मिला दूं तो देखो हमारा जो रूल निकल कर आता है वो कुछ इस ये तरह। सर स्क्रीन चला गया। स्क्रीन चली गई वापस? नहीं, आ गई सर, आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वही चीज हमारे पास डीबी वेक्टर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ इससे अगर मैं रिलेशन बनाना चाहूँ यहाँ पर इस रिलेशन से, तो डीबी वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डीबी वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल वेक्टर एंड डीबी वेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तीनों को कंबाइन करेंगे तो ये रिलेशन बनेगा। अब ये साइन थीटा कहाँ से आएगा, साइन थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है, ये थीटा है, तो ये डीबी वेक्टर साइन थीटा। अब ये साइन थीटा कहाँ से आया वो भी मैं आपको बता देता हूँ अभी कैसे आएगा। भाई जनरली हमारे पास जो फॉर्मूला हमारे पास डीबी बना वो बनेगा, जब प्रपोजल साइन हटाओगे तो बनेगा आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है यहाँ पर ध्यान रखना, थीटा जो है, ये जो थीटा है ये है एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, थीटा जो है मेरा वो है एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। आर वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो हमारे पास थीटा है। अब देखो यहाँ से ये तो थी स्केलर फॉर्म। अब मैं यहाँ से डीबी की वैल्यू निकाल दूं, डीबी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। मैं समझा देता हूँ मैंने ये कैसे लिखा। डीबी वेक्टर को अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो डीबी वेक्टर मेरा लिखा जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ये कांस्टेंट है, प्रपोजल साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा। जैसा कि मेरे पास वहां पर के आता था वैसे ही यहाँ पर कांस्टेंट आएगा। इसमें एक रिलेशन आप डायरेक्ट लिख दो, डीबी जो है वो साइन थीटा के बराबर होता है। कैसे बनता है उसका भी मैं आपको भी लॉजिक दूंगा। ये साइन थीटा मैंने कैसे लिखा उसका लॉजिक है, पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि साइन थीटा पर डायरेक्टली प्रपोजल होता है। तो यहाँ पर ये हमारा रिलेशन बनकर आया है, ये हमारा कांस्टेंट है आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जैसा कि हमारा वहां बनता था के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो वहां पर के की जगह तो आपका आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। के की जगह Q1 Q2 की जगह यहाँ पर करंट आ जाएगी, क्योंकि करंट कैरिंग वायर के कारण है तो करंट आ जाएगी। डीएल वेक्टर इसे हम करंट एलिमेंट कहा जाता है। आई डी एल जो होता है ये मेरा करंट एलिमेंट होता है, इसे हम क्या कहते हैं, करंट एलिमेंट। और साइन थीटा हमारा हो जाएगा, आर स्क्वायर तो हमारे वहां भी यूज होता था यहाँ भी यूज होएगा, तो करंट की जगह यहाँ पर करंट एलिमेंट आ जाएगा आईडीएल। तो ये जो आईडीएल होता है मेरा ये करंट एलिमेंट होता है। ठीक है, ये स्केलर फॉर्म है बायो सावर्ट लॉ की।
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू जो होती है वो 10⁻⁻7 होती है, तो म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है। अगर मैं स्केलर फॉर्म की बात करूं, स्केलर फॉर्म जो इसकी लिखी जाती है वो कुछ इस तरह से लिखी जाएगी, आगे है शायद इसमें स्केलर फॉर्म मैंने डाली है। ठीक है, ये स्केलर फॉर्म होती है, स्केलर फॉर्म का बात सॉरी वेक्टर फॉर्म होती है। वेक्टर फॉर्म को कैसे लिखा जाता है मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ आपको। नॉर्मली db वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब। भाई यहाँ पर नॉर्मली क्या होती है, जो स्केलर फॉर्म होती है, जो हमारे पास स्केलर फॉर्म होती है उसी को हम किसके उसको उसके पीछे अगर हम आर कैप लगा देंगे, जो स्केलर फॉर्म हमने पढ़ी थी, स्केलर फॉर्म हमने क्या पढ़ी थी, स्केलर फॉर्म यस हमने सर। पढ़ी थी म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर। रियलिटी में तो यही स्केलर फॉर्म होती है, इसके पीछे आर कैप लगा दो, आर कैप लगा दोगे तो ये वेक्टर फॉर्म बन जाएगी। अब आर कैप को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये मेरा बनता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट हटेगा तो साइन थीटा बन जाता है, बनता है कि नहीं बनता। एक आर यहाँ पर आर को यस मार देगा तो जो हमारा फॉर्मूला हम अभी पढ़कर आए थे वो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये वही फॉर्मूला है जो अपन ने पिछले में पढ़ा था। तो रियलिटी में जो फॉर्मूला होता है वो आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर होता है। आई डी एल आर स्क्वायर वेक्टर फॉर्म लिखी जाती है, तो वेक्टर फॉर्म के साथ हमारे पास ये वैल्यू आती है डीएल वैल्यू, डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। ये हमारी वेक्टर फॉर्म होती है। 90% केसेस में अपन इसी को यूज करते हैं, वेक्टर फॉर्म को। बहुत बार हम डायरेक्टली इसी को भी यूज कर लेते हैं तो भी आंसर आ जाता है, पर सही यही रहता है कि आप स्केलर को यूज कर लो, क्योंकि डायरेक्शन हम लॉजिक से निकालते हैं, इससे नहीं निकालते। दूसरी फॉर्म हमारी होती है चार्ज और वेलोसिटी की टर्म में, न्यूमेरिकल में ये काम आती है। तो यहाँ पर चार्ज और वेलोसिटी की टर्म में जो लिखी जाती है वो इस तरह से लिखी जाती है। इस फॉर्मूले को हम डायरेक्ट याद रखेंगे, क्योंकि बहुत बार हमें वैल्यू मतलब न्यूमेरिकल्स में ये चीज काम आती है कि जब हमसे पूछा जाता है तब हमें ये जरूरत पड़ती है हमें इसकी, अदरवाइज इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ती। ठीक है। इसके अलावा डायरेक्शन निकालने के लिए, कोई भी वेक्टर प्रोडक्ट होता है उसके डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड पाम रूल यूज करते हैं। ठीक है। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है कि हमारे हैंड को स्ट्रेच करो फर्स्ट की डायरेक्शन में, जो भी हमारा फर्स्ट वेक्टर, जैसे यहाँ पर डीएल वेक्टर जो है मेरा, ये जो डीएल वेक्टर है ये मेरा फर्स्ट वेक्टर है, तो पाम को स्ट्रेच करो फर्स्ट की डायरेक्शन, जैसे कि इसमें किया हुआ है। ये फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में स्ट्रेच करो, मतलब डीएल की डायरेक्शन में स्ट्रेच करो, और कर्ल करो सेकंड की डायरेक्शन में, कर्ल करो सेकंड की डायरेक्शन में। ठीक है। तो जो हमारा थंब है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट को। तो जब भी हमारे पास सी वेक्टर यानी कि ए क्रॉस बी जब भी निकाला जाएगा तो हम उसको इस तरह से करेंगे, फर्स्ट की डायरेक्शन में स्ट्रेच करेंगे, सेकंड की में कर्ल करेंगे, तो थंब जो है वो थर्ड को बताएगा। कोई सा भी वेक्टर प्रोडक्ट हो, कोई सा भी वेक्टर प्रोडक्ट हो, डायरेक्शन निकालने के लिए हम इस रूल को यूज कर सकते हैं, कोई सा भी वेक्टर प्रोडक्ट हो भले। ठीक है, क्लियर हो गया ये। यस। अब देखो कुछ डेरिवेशन है अपने को जो अपने को करने हैं, और सबसे पहला डेरिवेशन होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। एक मेरे पास फाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, उसके कारण मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। देखो ये मेरे पास है करंट कैरिंग वायर है, इसके कारण मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताना है किसी पॉइंट पी पर। ये हमारे पास वो पॉइंट है पी। अब ध्यान से समझना है इस डेरिवेशन को।
ये हमारे पास वो पॉइंट पी है जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। किसके कारण? इस वायर के कारण, जिसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, आई करंट फ्लो हो रही है इसके अंदर। अब ध्यान सुनो, हमें बायो सावर्ट लॉ लगाना है। बायो सावर्ट लॉ क्या कहता है? बायो सावर्ट लॉ ये कहता है कि हमारे पास, जाहिर सी बात है, बायो सावर्ट ने सीधी सी बात कही कि देखो पूरे वायर के कारण तो मुझे निकालना नहीं आता मैग्नेटिक फील्ड, हाँ कोई छोटा सा एलिमेंट हो उसके कारण मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, छोटा सा एलिमेंट की बात करता है तो मैं ऐसा करता हूँ, यहां से वाई पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ डीएल लेंथ का। छोटा सा एलिमेंट ले लिया मैंने डीएल लेंथ का वाई पे जाके। इसके कारण अब मैं इसको एक पॉइंट चार्ज मान लेता हूँ। ये डीएल इतना छोटा है कि हम इसे पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हैं। ये डीएल इतना छोटा होता है कि इसे हम पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हैं। मैंने मान लिया कि ये पॉइंट चार्ज है, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू बायो सावर्ट लॉ, तो हम लिख सकते हैं डी बी वेक्टर जो हमारा लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा, देखो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी एल साइन फाइव। अरे भाई एंगल डीएल और आर के बीच में एंगल ये वाला आता है, ध्यान रखना है यहाँ पर। ये जो थीटा आता है वहां पर ये वाला एंगल आता है फाइव। तो ये तो हो गया हमारे पास वैल्यू। अब देखो ध्यान समझो, ये डीबी है, मुझे करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, क्योंकि जाहिर सी बात है इसके कारण निकाला है मैंने। अच्छा, इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे अपन? डायरेक्शन निकालने के लिए रूल क्या कहता है? मैं कैमरा ऑन करता हूँ यहाँ पे। तो हमारा रूल क्या कहता है, देखो यहाँ पे लाइट कम है थोड़ी। देखो रूल क्या कहता है हमारा, रूल ये कहता है हमारा जो पाम है, राइट हैंड का जो पाम है उसे स्ट्रेच करो फर्स्ट की डायरेक्शन में। फर्स्ट कौन है हमारा? डीएल। डीएल कहाँ है? अपवर्ड। तो मैंने इसको अपवर्ड स्ट्रेच कर दिया। अब इसे कर्ल करना है कहाँ? सेकंड की डायरेक्शन में। सेकंड कहाँ है हमारा? देखो आर वेक्टर हमारा कुछ इस तरफ से है, तो ये हमारा आर वेक्टर हो जाएगा अंदर की तरफ, नीचे की तरफ। तो थंब जो है वो किसे बताएगा? यानी कि हमारी जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड हो जाएगी। कैसी हो जाएगी डायरेक्शन? इनवर्ड। समझ में आई? मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड आएगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब ऐसे ही अगर मैं कोई एलिमेंट यहाँ लेता, इसके कारण देखो डायरेक्शन कहाँ आएगी? सेम आएगी और अलग आएगी इस एलिमेंट के कारण। क्या इसके कारण भी डायरेक्शन अंदर ही आएगी? अरे भाई एलिमेंट कहीं भी लिया जा सकता है ना, तो इसके कारण भी डायरेक्शन निकालेंगे तो डीएल आर, तो इसके कारण भी अंदर आएगी। मतलब इस पूरे में कहीं भी एलिमेंट ले लो, डायरेक्शन जो है वो कैसी आएगी? अंदर ही आएगी। अब देखो हमें इस फाई की वैल्यू निकालनी सबसे पहले, तो फाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो मान लेता हूं ये वाला एंगल थीटा है, लेट सपोज दिस एंगल इज थीटा। तो ये वाला एंगल जो है मेरे पास वो कितना आ जाएगा? 90 माइनस थीटा। आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि ये वाला एंगल 90 है। यस सर। तो ये एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये वाला एंगल जो है वो कितना हो जाएगा? देखो 180 माइनस 90 माइनस, यानी कि प्लस हो जाएगा थीटा। अरे हाँ या ना बोलो भाई, ये पूरा एंगल 180 है। यस सर। 180 में से 90 माइनस थीटा को माइनस करोगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 90 प्लस थीटा। तो फाई की वैल्यू तो मुझे मिल गई यहाँ पर क्या? 90 प्लस थीटा। हाँ या ना? यस चलो एक सर। वैल्यू तो मैंने निकाल ली फाई की। अब इसके साथ साथ मुझे क्या निकालना है? मुझे आर की वैल्यू भी चाहिए, क्योंकि आर मुझे पता थोड़ी है। अरे मुझे तो सिर्फ एक्स पता है ना क्वेश्चन में, मुझे तो सिर्फ क्वेश्चन में यस एक्स सर। दिया जाएगा और करंट दी जाएगी। मुझे तो एक्स और आई ये दो ही तो नोन है मेरे पास, यस सर। बाकी मुझे कुछ भी दिया हुआ नहीं है। हाँ वायर की लेंथ दे देगा, फाइनाइट लेंथ का वायर है तो वायर की लेंथ भी मुझे दे देगा। तो यहाँ पर मुझे आर की वैल्यू भी मुझे नहीं पता, बिल्कुल। फाई मैंने निकाल ही लिया, डीएल भी मुझे निकालना पड़ेगा, डीएल भी मुझे निकालना पड़ेगा।
इस डीएल को मैं डी कह सकता हूँ। यहाँ पर ये जो डीएल है इसे मैं डी कह सकता हूँ। छोटा सा एलिमेंट ही है तो उसको डी कहा जा सकता है समझने के लिए। तो मुझे यहाँ पर डीएल की वैल्यू चाहिए और आर की वैल्यू चाहिए। फाइव मेरे पास आ चुका है तो ही तो मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा, अदरवाइज सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। है क्या भाई? इसे सॉल्व करने के लिए मुझे yes, डीएल और आर की वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालूं? तो मैं इस ट्राइंगल को यूज करता हूँ। ये वाला जो ट्राइंगल मुझे दिखाई दे रहा है, इस ट्राइंगल को हम यूज करते हैं। तो देखो जब आप इस ट्राइंगल को यूज करोगे तो देखो यहाँ पर सबसे पहले ये एंगल थीटा है, तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हेड। पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, इसको एक्स को डी मान रखा है यहाँ पे, तो इसको डी मान लो, डी यानी कि डिस्टेंस है। तो वाई अपॉन डी हमारा tan थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अरे भाई इस वाले ट्राइंगल से अगर मैं वाई अपॉन एक्स करूंगा, ये लो इसको वाई अपॉन एक्स कर दो, तो वाई अपॉन एक्स मेरा क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा ना। होगा कि नहीं होगा? सर स्क्रीन चल रही है, अभी आई है। आगे। भाई देखो यहाँ पर इस वाले ट्राइंगल को देखो आप, ये जो ट्राइंगल अपन ने बनाया है, इस ट्राइंगल में देखो ये एंगल जो है मेरा 90 माइनस थीटा है। इस वाले ट्राइंगल में देखो y अपॉन एक्स tan थीटा हो जाएगा हमारा। होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो यहाँ से y की वैल्यू यस। निकालूंगा तो इस x को मैं d मान रहा हूँ, d यानी कि डिस्टेंस, d tan थीटा हो जाएगा। तो dy जो निकालूंगा मेरा यहाँ पर वो आ जाएगा, देखो d tan थीटा का अवकलन हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो dy की वैल्यू मुझे मिल गई यहाँ पे। यस सर। चलो ऐसे ही मुझे r भी निकालना है, तो y बाई या d के साथ निकाल लो, d बाई आर, d बाई आर मेरा हो जाएगा cos थीटा, तो यहाँ से r आ जाएगा मेरा d sec थीटा। क्लियर हो गया? यस सर। अब वेक्टर यस सर। फॉर्म यहाँ पे इसमें वेक्टर फॉर्म लगा रखी है, तो देखो यहाँ पर अपन उसको सॉल्व करते हैं। तो डी बी मेरे पास आ जाएगा, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी एल, यहाँ पे इसको मैं काट देता हूँ एक बार, ये 90 प्लस थीटा है, ठीक है ना। तो डीएल की जगह डीएल की वैल्यू रख दो, डीएल यानी कि डी वाई, ये मेरा हो जाएगा डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन 90 प्लस थीटा मेरा हो जाएगा कॉस थीटा, और नीचे मेरा आ जाएगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर करोगे तो ये मेरा बन जाएगा डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। हाँ या ना बोलो? यस एक सर। डी ने एक डी को मार दिया, सेक स्क्वायर थीटा ने सेक स्क्वायर थीटा को मार दिया, तो यहाँ पर जो मेरा डी बी निकल कर आया वो आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, डी को मैं बाहर निकाल देता हूँ, कांस्टेंट है, और यहाँ पर आई भी आएगा, आई भूल गया मैं लिखना, है ना। तो यहाँ पर बचेगा हमारा यस सर। कॉस थीटा डी थीटा। अरे हाँ या ना बोलो? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। सर। हाँ बोलो। क्लियर हो गया ये सब? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। चलो ये तो यस हो गया। सर। अब मुझे जाहिर सी बात है मुझे अवकलन करना पड़ेगा बी वेक्टर निकालने के लिए, तो मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ म्यू नॉट आई 4 पाई डी इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? जो अपर एंड है उसको यहाँ से मिला दो, तो जो एंगल बनेगा उसको मैं कह देता हूँ थीटा वन, और जो लोअर एंड है उसको भी यहाँ से यहाँ तक मिला दो, तो जो एंगल बनेगा वो बनेगा हमारा थीटा टू। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे माइनस थीटा टू से थीटा वन। अरे भाई हमारा कंडक्टर कहाँ से कहाँ शुरू हो रहा है? थीटा वन से थीटा टू, यहीं तक तो कंडक्टर है कि नहीं? यस सर। तो ये नेगेटिव हो जाएगा माइनस थीटा टू। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बी वेक्टर को, तो ये मेरा बन जाएगा म्यू नॉट आई 4 पाई डी, ये मेरा बन जाएगा माइनस साइन थीटा थीटा टू से थीटा वन। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू जो हमारे पास बनकर आएगी वो बनकर आएगी ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। ये वैल्यू आधी रात को भी याद होनी
चाहिए। ये वैल्यू आधी रात को भी याद होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही काम की वैल्यू है हमारे लिए, फाइनाइट कंडक्टर के लिए है ये। किसके लिए? फाइनाइट लेंथ का अगर मुझे वायर, फाइनल। जैसे मुझे दे दिया गया 10 मीटर का वायर है ना, 1 मीटर लॉन्ग वायर हो, तो मैं इसको यूज कर सकता हूँ, साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा वन पर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। ध्यान रहे थीटा वन थीटा टू जो है वो ये वाले एंगल, अपर एंड से जो एंगल बनेगा वो थीटा वन, लोअर एंड से जो एंगल बनेगा वो थीटा टू। अब देखो इसके कुछ न्यूमेरिकल में इसको यूज करते हैं ताकि अपने को समझ में आए कि इसको करना कैसे है। इसको नोट कर लिया था क्या आपने? स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक फटाफट। स्क्रीनशॉट इसकी ले लिया। ले लिया ना? हाँ। अब देखो जैसे मुझे यहाँ पर देखो हमारे पास एक इनफाइनेटिवली लॉन्ग वायर दिया गया है। इस बार वायर जो मुझे दिया है वो इनफाइनेटिवली लॉन्ग दिया गया है, मतलब ऊपर से भी ये इन्फाइनेट तक जा रहा है, नीचे से भी इन्फाइनेट तक जा रहा है। करंट फ्लो हो रही है इसमें आई। अब मुझसे बता बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो इस केस पे ध्यान रखना थीटा वन हमारा कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है कोई पॉइंट पी है डी डिस्टेंस पे, जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालूंगा, जाहिर सी बात है ये जो एंगल जाएगा यहाँ पर अपर एंड, अब देखो अपर एंड कहाँ तक जा रहा है, तो ये लगभग लगभग कुछ इस तरह से हो जाएगा, तो ये एंगल बनेगा 90, यस थीटा सर। वन भी बन जाएगा 90 डिग्री 90। और थीटा टू भी बन जाएगा मेरा 90 डिग्री। तो बी वेक्टर मेरा आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन 90 प्लस साइन 90। तो ये हो जाएगा मेरा म्यू नॉट 4 पाई डी साइन 90 की वैल्यू 1 + 1, यानी कि ये आ जाएगा मेरा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। अगर इनफाइनेटिवली लॉन्ग हो तो, और अगर फाइनाइट हो तो फिर अपने पास फॉर्मूला है इसी। तो मेरे पास दोनों तरह के फॉर्मूले होने चाहिए, यस सर। वायर इनफाइनेटिवली लॉन्ग हो तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं है, और वायर अगर फाइनाइट लेंथ का हो तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं है। बाकी मेरा मानना यह है आप इस फॉर्मूले को याद रखें, क्योंकि इस फॉर्मूले से आप यस हर तरह के सर। क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इस फॉर्मूले से आप हर तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, चाहे फाइनाइट लेंथ का हो चाहे इनफाइनाइट लेंथ का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जो मेरी वैल्यू आई वो आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया? हो गया सर। यस चल, सर। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं सेमी इनफाइनाइट वायर। सेमी इनफाइनाइट का मतलब हो गया मेरे पास यहाँ पर किसी पॉइंट पी है, डी डिस्टेंस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, डी डिस्टेंस पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो इसमें देखो एंगल जो निकालेंगे, एक एंगल जो है थीटा वन जो है अपर एंड का वो तो 90 हो जाएगा, और थीटा टू जो है वो 0 हो जाएगा। अब बताओ कैसे, क्योंकि ये तो हमारे पास अपर एंड तो जो है वो तो इन्फिनिट तक जा रहा है, मतलब ये तो एंगल ऐसा बनेगा, और दूसरा वाला तो ये रहा लोअर एंड पर, तो अपन है ही सही, तो ये एंगल बनेगा मेरे पास कितना, यस सर। तो यहाँ पर उस केस में मेरा बी आ जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा मेरा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। देखा जाए तो ये फुल का हाफ है। अच्छा, अच्छा क्वेश्चन कैसे यस बनता सर। है? अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ कहीं पर आपसे वैल्यू पूछ ली जाती है, इस पॉइंट पर कहीं आपसे वैल्यू पूछ ली जाती है, ये लेंथ आपको दे दी जाती है, कोई भी लेंथ दे देता हूं मैं आपको, ये लेंथ की वैल्यू दे देता हूँ 4 मीटर, और इस लेंथ की वैल्यू दे देता हूँ 3 मीटर। अच्छा क्वेश्चन बनाना होता तो बोलता है बताओ यहाँ बताओ कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में देखो, इसको मैं P1 नाम दे देता हूँ। P1 के लिए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर P1, फॉर्मूला तो वही लगेगा, थीटा वन तो मेरे पास 90 है ही सही, थीटा टू मेरे पास कितना हो जाएगा, थीटा टू मेरे पास ये वाला एंगल होता है, हाँ या ना बोलो। तो ये 4 है, ये 3 है, तो ये वाली साइड 5 हो जाएगी,
4 और 5 के बीच जो एंगल बनता है वो कितना बनता है मेरे पास? 37 डिग्री। हाँ या ना बोलो। अरे ये एंगल 37 डिग्री तो होता है। हाँ या ना? हेलो। यस सर। 37 हो जाएगा। अब बस ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आपको इस पॉइंट पर मिल जाएगा। वो कहीं भी पूछे L/2 पर पहुंचे तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं है। वो किसी भी एंगल पर पूछे, मुझे कोई परेशानी। बस मुझे ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये नहीं फॉर्मूला है। याद है तो अपन हर तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन इसमें मैं बना देता हूँ, इसी पे देखो। सर स्क्रीन नहीं आ रही है अभी। स्क्रीन नहीं आ रही है? अभी भी नहीं आई? अभी आ गई? हेलो। अभी नहीं आई सर। अभी नहीं आई सर। है ना, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करता है। मान के चलो कि मुझसे पी पॉइंट जो मुझे दिया गया है वो यहाँ कहीं पे दिया गया है। इसी को थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, पी पॉइंट जो है मुझे यहाँ कहीं दिया गया है। ठीक है, ये वाला एंगल जो मुझे दिया गया है, ये एंगल मुझे दिया गया है, मान के चलो 30 डिग्री। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये वाला यस एंगल सर। भी कितना होगा? 30 होगा कि नहीं होगा? और ये जो डिस्टेंस है यस सर। ये इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ कितना दिया हुआ है, ए मान लेता हूँ इस डिस्टेंस को। अब मुझसे पूछा है इस पी पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। फॉर्मूला तो हमारे पास वही लगेगा, लेकिन बात आता है साइन थीटा वन साइन। सबसे पहली बात तो मेरा क्वेश्चन आता है डी कितना होगा मेरा यहाँ पे। इस वाले क्वेश्चन के लिए डी कितना होगा, थीटा वन कितना होगा और थीटा टू कितना होगा, क्योंकि तीन वैल्यू पता होनी चाहिए तो ही मेरा आंसर आएगा। तो डी कैसे निकालेंगे? डी सबसे पहले तो मैं पूछता हूँ डी क्या है मेरा। क्या डी की वैल्यू ए है? क्या डी की वैल्यू ए है? नो सर। नहीं, डी की वैल्यू ए नहीं है। ध्यान रखना, डी जो होता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। अगर वायर हमारा यस सर। यही खत्म हो गया तो हम वायर को नीचे एक्सटेंड करेंगे, तो जो डी है मेरा वो ये हो जाएगा। दिस इज अवर डी। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये ए है, तो ये वाली साइड मेरे पास कितनी हो जाएगी? ए कॉस 30। होगी कि नहीं होगी? तो यस डी सर। की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी ए कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है। यस सर। चलो, तो ये तो हो गया मेरा डी का काम कंप्लीट हो गया, ये हो गया डी। अब बात करते हैं एंगल कैसे निकालेंगे। तो एंगल बनता है सबसे पहले डी के साथ लोअर एंड। तो लोअर एंड ने जो एंगल बनाया वो कितना है? 30 या 30? जो लोअर एंड है देखो, थीटा टू तो मेरा होता है लोअर एंड से बना एंगल। थीटा वन तो मेरे पास कितना हो जाएगा? देखो थीटा वन तो मेरे पास अभी भी 90 है, क्योंकि हमारा ये वाला हिस्सा तो इन्फिनिट पे जा रहा है। तो थीटा यस वन तो सर। अभी भी 90 है। थीटा टू कितना हो जाएगा? ऑप्शन देता हूं, 30 या फिर -30। थीटा वन कितना हो जाएगा? 30। थीटा टू कितना हो जाएगा? 30 या -30? -30 होगा। -30 क्यों? क्योंकि जब हमने पहले एंगल बनाया था तो उसमें एंगल नीचे की तरफ बन रहा था, यहाँ पर दोनों एंगल ऊपर की यस तरफ। सर। तो एक नेगेटिव लिया जाएगा, तो ये ना होकर ये हो जाएगा। तो बस वैल्यू पुट कर दो तो हमारा बी आ जाएगा इस केस में, 4π√3a × 2। साइन 90 की वैल्यू 1 प्लस
सॉरी माइनस साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू सर 1/2 होगी ना? सॉरी 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 1/2 कर दो इसको, है ना। यस सर। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, फाइनली जो भी हमारा आंसर बनेगा वो। ये अच्छा क्वेश्चन होता है, ऐसे बोलते हैं टफ क्वेश्चन में काउंट होता है। इसमें टफ क्या है भाई, टफ कुछ देखो फॉर्मूला यही लगेगा। इस फॉर्मूले को जितना जल्दी याद कर लो उतना बढ़िया है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इससे हो यस जाएंगे, चाहे फिर वो कहीं भी पूछे। अच्छा, अगर ये वायर फाइनाइट लेंथ का होता तो ये वाला एंगल 90 ना होके कुछ और होता, यस सर। तो उस केस में इसको और अच्छा क्वेश्चन बना देते। और टफ बन जाता क्वेश्चन, तो उसमें दोनों वैल्यू अलग अलग आ जाते। तो वह कोई ऐसी यस वो सर। वाली बात नहीं है, क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं। बाकी मेंस लेवल पे इस तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सर। चलो इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है, एक वायर है, इन्फिनिटिवली लॉन्ग वायर है, उसे मैंने 90 डिग्री पर बेंड कर दिया। 90 डिग्री पर मैंने इसको बेंड कर दिया। हमसे पूछा गया है बताओ नेट मैग्नेटिक फील्ड बताओ पी पॉइंट पे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना है हमें पी पॉइंट पे, तो हम क्या करेंगे, देखो सिंपल सी बात है। सबसे पहले एक के कारण निकाल लो, दूसरे के कारण वैसे आ जाए। सबसे पहले डायरेक्शन बताओ, दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी अलग अलग रहेगी? डायरेक्शन कैसे सेम रहेगी निकालेंगे? सर। आई, मतलब जिस तरफ चल रहा है डीएल, आई की डायरेक्शन में हमारा डीएल होगा। आई कर्ल करेंगे आर की डायरेक्शन में, यानी कि पी की तरफ, अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ तो डायरेक्शन जो होगी दोनों के लिए वो इनवर्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन लिखी जाएगी वो इनवर्ड होगी, पहली बात तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्ड होगा। इनवर्ड को मैं क्रॉस से दिखा रहा हूँ, इनवर्ड। ठीक है, अब मुझे निकालना है कि ये मेरा डी है, ये मेरा क्या है, डी है। ठीक है, एंगल निकालता यस। हूं तो ये वाला एंगल मेरे पास 45 है, ये एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल भी कितना बनेगा, 45। अरे हाँ है ना, बोलो। यस सर। तो अपर एंड तो 45 हो गया, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे इस वाले वायर के लिए θ1 जो है वो मेरे पास 45 हो जाएगा, और θ2 जो है मेरे पास वो 90 हो जाएगा। अरे हाँ है ना, बोलो। यस सर। बस खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ऐसा ही इसके लिए देखो, ये हमारा डी है, तो ये वाला एंगल भी 45 हो जाएगा। तो इस वाले केस में भी तो ये होगा θ1 45 और θ2 जो है वो 90 डिग्री, और ये डिस्टेंस डी। यस सर। क्या दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगा? यस सर। तो बस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर जो है वो हमारे पास हो जाएगा, देखो B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर। तो B1 वेक्टर मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो μ0I/4πd साइन 90 यानी कि 1 प्लस साइन 45 यानी कि √2 इंटू 2 कर दूं इसको। यस सर। बस तो ये मेरा आ जाएगा μ0I/2πd, और ये मेरा बन जाएगा √2 + 1/√2। तो आंसर आ जाएगा मेरे पास μ0I/2√2πd 1 + √2। दिस इज आवर आंसर। तो सर इसको डायरेक्ट यूं ही जोड़ दिया इसको? हाँ, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, इसलिए दोनों के कारण अंदर की तरफ ही है, तो जोड़ दिया। अगर एक के कारण अंदर एक के कारण बाहर होती तो माइनस कर देते। भाई डिपेंड करता है ना वेक्टर को, अगर सेम डायरेक्शन में वेक्टर होते हैं तो जुड़ जाएंगे ना, और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे केस में सेम डायरेक्शन में था तो मैंने जोड़ दिया। क्लियर? ओके सर। अब ये यस सर। इनफाइनाइट लेंथ ना होके मान के चलो फाइनाइट लेंथ का वायर होता, तो ये 90 की जगह कुछ और एंगल होता। यस सर। भाई फाइनाइट लेंथ का होता, और ये अगर मिडिल पॉइंट होता तो 45 45 बन जाता दोनों तरफ।
यस सर। अरे मेन काम अपने को एंगल ही तो निकालना है, यस सर। बाकी तो फॉर्मूला वही है। ठीक है, अभी अपने को दोबारा ज्वाइन करनी है मीटिंग, है ना? अभी दोबारा ज्वाइन करूँ सर? हाँ, अभी डिस्कनेक्ट होगी ना ये, 1 मिनट 1 डेढ़ मिनट के बाद मीटिंग ऑफ हो जाएगी, तो अपने को वापस कनेक्ट करना है दोबारा। ओके सर। ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया ना? इसमें कोई डाउट हो तो हाँ। बताओ। नो सर। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। देखो मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, ये देखो वही क्वेश्चन है, फाइनाइट लेंथ का है पर वायर। देखो सेम क्वेश्चन है, सब कुछ वही है, बस हमारा पॉइंट जो है वो, अब देखो वायर जो है वो फाइनाइट लेंथ का दे दिया। इसको ट्राई करो और इसका मैग्नेटिक फील्ड बताओ मुझे पी पॉइंट पर। इस डिस्टेंस को डी मान लो, इसको भी डी मान लो, एंगल 90 है ही सही है, दिख रहा है अपने को। बताओ इसका कितना होगा इसके कारण। सॉल्व करो इसको और बताओ मुझे कितना आंसर आएगा इसका। ये सर इसकी जो मतलब, इसमें जो मतलब डायरेक्शन होगी इसकी धारा की, वो किधर होगी? डायरेक्शन भी बतानी करंट है, की। मैग्नीट्यूड भी बताना है, डायरेक्शन इनवर्ड आउटवर्ड से कितना बताना है आपको। करंट की डायरेक्शन सर। करंट की डायरेक्शन रुको मैं बना देता हूँ। चलो चेक करते हैं कितना बना। सबसे पहले एंगल निकाल लेते हैं, भाई हमें डायरेक्शन तो पता है, इसी एंगल निकाल लेते हैं। ये एंगल 45 हुआ, तो ये वाला एंगल जो है वो भी 45 हो जाएगा। तो इस वाले कंडक्टर के लिए जो हमारा थीटा 1 आएगा वो तो आ जाएगा 45, थीटा 2 जो आएगा वो आ जाएगा 0 डिग्री। यस सर। ऐसे ही इस वाले कंडक्टर के लिए हमारे पास थीटा 1 जो है वो आ जाएगा 45, थीटा 2 जो है वो आ जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, क्योंकि डी उसके यस सर। अलोंग ही है हमारा, तो बस एक के कारण यस सर। निकाल लो। तो बी नेट हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2b, दोनों के कारण इनवर्ड होगी। डायरेक्शन जो होगी यस सर। मैग्नेटिक फील्ड की वो कैसी होगी, इनवर्ड। तो इनवर्ड को मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पे, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 2 × म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d साइन 45 1/√2 प्लस साइन 0 की वैल्यू 0। ठीक है, यस सर। तो ये मेरा आ जाएगा √2 म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d। ये आ रहा है मेरा तो। ये सर मैंने इसको काट दिया ना 4 को। इससे अच्छा 2 से काट दिया, हाँ ये। तो भी हाँ आपका टू नीचे रूट टू। √2 आ जाएगा उस केस में, हाँ वही आ रहा है ना? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी वही बात है, एक ही बात है। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, है। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले, क्या लोगे, सॉल्व हो ही गया ना, फिर क्या दिक्कत है। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इस क्वेश्चन पे देखो, एक स्क्वायर फ्रेम है हमारे पास, रेक्टेंगुलर स्क्वायर फ्रेम है साइड ए का। इसके कारण मुझे मैग्नेटिक फील्ड बताना है 8 पॉइंट पी, करंट फ्लो हो रही है आई। बताओ कितना आएगा इसके कारण। सर इसके कारण इंटू 4 हो जाएगा। पक्की बात है, डायरेक्शन बदलेगी क्या? नो सर, चारों के अंदर ही आएगी डायरेक्शन। ठीक है, तो इसके कारण तो हम सीधा लिख देते हैं डायरेक्ट, बी नेट जो मेरा आ जाएगा वो आ जाएगा 4 × बी। ये सर इसका तो ये आ जाएगा मेरा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई d। अब वन देखो बाई इसमें रूट टू। यहाँ पर जो d आएगा अपने पास, ये d हो जाएगा, तो ये एंगल भी 45, तो ये एंगल भी 45 होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो ये मेरा हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2। 4 ने 4 को मार दिया, तो ये मेरा बन जाएगा म्यू नॉट I अपॉन पाई d
यहाँ पर मेरा बन जाएगा √2 डिवाइड बाई 2, तो ये मेरा बन जाएगा √2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई टी। इज इट क्लियर और नॉट? ओके सर। दोनों वैल्यूज में अपने को 45 मिलेगी, ठीक है ना? यस सर। चलो, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा इस केस में, पॉइंट पी पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके इनकी स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना सबके, इनके ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यस सारे। सर, ले लिया सर इसको। ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना, सारे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो, इस पे निकालना है अपने को, इसका करो, इसको सॉल्व करो, 2 मिनट देता हूँ मैं आपको। अब ध्यान रखना, यहाँ पर करंट की डायरेक्शन बदल गई है, तो ध्यान रखना यहाँ पर वैल्यू बदल जाएगी, डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन भी बदल जाएगी। हो गया? कर रहा हूँ सर। करो। चलो देखो, सबसे पहले तो इसके कारण डायरेक्शन जो आएगी वो आएगी इनवर्ट, इसके कारण भी यस आएगी सर। इनवर्ट, और इसके कारण भी आएगी इनवर्ट, इसके कारण आएगी आउटवर्ड। यस सर। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो जीरो होगा, इसके कारण भी जीरो होगा। रीजन, क्योंकि ये उसी से पास हो रहा है, उस यस पॉइंट सर। से ही ये पास हो रहा है, इस वजह से इस वायर के कारण जीरो होगा। बात करते हैं इसके कारण बी, इसके कारण बी, इसके कारण बी, और इसके कारण मैं बी 1 कह देता हूँ, ठीक है? यस सर। तो सबसे पहले तो बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यानी जो बी हमें मिलेगा वो आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। अरे भाई साहब, अपन डी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पर देखो तो, अगर ये साइड ए है तो ये वाली वैल्यू a/2 हो जाएगी। अरे हाँ, है ना, बोलो, होगी कि यस नहीं सर। होगी? यस सर। तो डी की वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल जाएगी, दोनों एंगल 45 है, तो ये मेरा 2/√2 आ जाएगा। यस सर। तो ये मेरा बन जाएगा म्यू नॉट आई, 2/, इसको √2 कर देता हूँ मैं फाइनली, तो ये मेरा बन जाएगा 2 पाई ए। डी की जगह मैंने a/2 रख दिया, अच्छा। इंटू √2। तो ये मेरा वैल्यू आ जाएगा, बी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई ए।
देखो मैंने सही लिखा क्या? डायरेक्शन इसकी है अंदर की तरफ। ऐसे ही B1 वेक्टर निकालो तो B1 वेक्टर मेरा आ जाएगा म्यू नॉट 3I अपॉन 2 पाई A 2/√2। अरे हाँ है ना, बोलो। यस सर। तो ये मेरा हो जाएगा, देखो 3 को मैं बाहर निकाल दूं तो ये मेरा बन जाएगा म्यू नॉट I अपॉन √2 पाई A बाहर की तरफ। देखो सही किया क्या मैंने? अब नेट यस सर। मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। बी नेट जो आएगा मेरा वो आ जाएगा, देखो 3B वेक्टर माइनस B1 वेक्टर। अरे यही तो बनेगा। यस सर। तो 3 × म्यू नॉट I अपॉन √2 पाई A माइनस 3 म्यू नॉट I √2 पाई A। अरे दोनों वैल्यू सेम आ गई। सर ये 3 है ना? हाँ, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ना बी को। अच्छा सर। बी को 3 से यस सर। मल्टीप्लाई कर दिया ना अपन ने। और यस B1 सर। तो पहले ही 3 से मल्टीप्लाई हो ही रहा था। तो हमारा यस सर, बी 0 हो ही जाएगा, वो सही है, वो दिख ही रहा है। तो बी नेट हमारे पास कितना आ जाएगा? 0 टेस्ला। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा मेरे पास वो आ जाएगा 0 टेस्ला। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्लियर हो गया? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसके सेंटर पे निकालना है अपने को। करो फटाफट, शुरू हो जाओ। क्या इसमें भी 0 आएगा क्या? साइड ए है। नहीं सर, 0 नहीं होगा, तीनों के कारण आउटवर्ड आएगा इसमें। साइड ए है ये, है ना? देखो हो गया क्या? नहीं सर, बस ये मतलब। डी कितना आया इसमें? √3/4 आ रहा है। देखो ये साइड अपने पास ए है, ये वाली साइड A/2 हो जाएगी क्योंकि पूरी ए है तो यस उसका सर। हाफ है। तो ये टोटल साइड हमारे पास कितनी हो जाएगी? √3/2 आ रहा है। देखते हैं अभी। तो ये जो डी अपना आएगा, ये पूरी साइड को अगर मैं एक्स मानता हूँ तो x/2 हमारे पास डी हो जाएगा।
अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो x की वैल्यू अपन यहाँ से निकालेंगे, देखो इस तरह से। हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 4 शुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर मेरा आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, यानी कि आ जाएगा 3 a² बाय 4। तो एक्स मेरा आ जाएगा यहाँ पे √3a/2। है ना, तो ये √3 a/2। तो जब यहाँ पर आप d निकालोगे तो d मेरा इसका भी हाफ हो जाएगा, तो √3 a/4। ये तो मेरा d आ रहा है, ठीक है। यस सर। चलो ये तो हो गया d। थीटा 1 निकालते हैं, थीटा 1 मेरे पास हो जाएगा 60, थीटा 2 भी मेरे पास हो जाएगा 60, क्योंकि ये पूरा एंगल जो बनता है 120 बनता है, और 120 के यस दो सर। दो पीस हो रहे हैं यहाँ पे 120, ठीक है। तो ये जो एंगल मेरे पास बन रहा है वो 60-60 बनेगा। बस कंप्लीट हो गया मेरा काम। तो हमें पता है बी नेट जो है मेरे पास, जो कि अंदर की तरफ आएगा 3 b वेक्टर। 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, समझ में आ गया। यस सर। डी की जगह डी की वैल्यू रख दूंगा √3 a/4। ये सर इसमें आउटवर्ड आएगा ना, बाहर की तरफ आएगा। हाँ सॉरी, ठीक है। और साइन 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, √3/2 प्लस √3/2, यानी कि यस मेरा सर। हो जाएगा 2√3/2। सही किया गया। यस सर। चलो 2 ने 2 को मार दिया, 4 ने 4 को मार दिया, √3 ने √3 को मार दिया, तो हमारा आंसर आ गया 3 μ0 I/π a। यस सर। कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना अपने कैलकुलेशन में। नो सर। चलो ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा फाइनल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, वैसा फाइनाइट लेंथ का वायर है बट किसी एंगल थीटा पर है। इस बार 90 नहीं है, पहले अपन ने इसको 90 लेके सॉल्व किया था, अच्छा क्वेश्चन है। पहले अपन ने इसको 90 लेकर सॉल्व किया था, इस बार थीटा लेकर सॉल्व कर रहे हैं। हम ये मान के चलते हैं कि जो पी पॉइंट है ये एट बाई सेक्टर है। बाई सेक्टर का मतलब होता है दो इक्वल पोर्शन में डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। अगर ये एंगल थीटा है यस तो सर। ये वाला एंगल जो है वो थीटा/2 हो जाएगा, और ये वाला एंगल जो है वो भी कितना हो जाएगा, थीटा/2। थीटा। इसके कारण निकालना है हमें। इसको मैं करो अभी करो, 2 मिनट का टाइम देता हूँ, फटाफट कर लो। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। फॉर्मूला याद रखना अपने को, इसमें फॉर्मूला बन जाएगा तो बढ़िया बात है। इतना तो टाइम लगना ही नहीं चाहिए क्वेश्चन में यार। देखो थीटा 1 कितना आया इसमें मुझे बताओ। ये थीटा/2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा/2। यस सर। और थीटा 2 मेरे पास दूसरा वाला एंगल जो है ये हो जाएगा 90 डिग्री।
अरे हाँ है ना, बोलो। ये सर θ1 90 माइनस θ2 कैसे किया? अरे भाई देखो, ये हमारा डी बना, ये एंगल 90 है, ये θ/2 है, तो ये 90 माइनस θ/2 तो बनेगा। यस सर। बस खत्म। अब वैल्यू लगानी है हमें। तो हमारा जो बी नेट आएगा, अच्छा अंदर की तरफ बाहर की तरफ, बाहर, बात करें। तो ये बाहर लगा दिया मैंने। तो बी नेट मेरा आ जाएगा 2 इंटू बी, यानी कि 2 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाए, साइन 90 माइनस θ/2 प्लस साइन 90 की वैल्यू 1। अरे हाँ है ना, बोलो। यस साइन सर। 90 माइनस θ/2 क्या मेरा बन जाएगा, कॉस θ/2। यस सर। तो बी नेट मेरा आ जाएगा म्यू नॉट आई 2 पाई टी 1 प्लस कॉस θ/2। भाई साहब फॉर्मूला आधी रात को भी याद होना चाहिए ये भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन है ये सारे। मैंने वही क्वेश्चन लिए यस हैं जो सर। आपके काम के हैं। बाकी इसमें ऐसे बहुत सारे पैटर्न मैंने, अभी जैसे मैंने ट्रायंगल बनाया है, वैसे ही वो पेंटागन भी बना सकता है, हेक्सागन भी बना सकता है, कुछ भी बनाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कैसे भी बनाए। वायर का सिस्टम है, कैसे भी घुमाए। 90 पे घुमाएगा तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं है, अगर 60 पे, इस थीटा की जगह 60 आता है अगर। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, इसको वो 60 दे दे अगर, और बोले कि भाई साहब पॉइंट पी जो है वो 22 सेक्टर पे है, तो यहाँ पर हम सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, म्यू नॉट आई 2 पाई डी 1 प्लस कॉस 60/2। खत्म, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। यस अगर वो सर। बोले 22 सेक्टर पे नहीं है, तब क्या करेंगे? तो फर्क कुछ नहीं आएगा, एंगल बदल जाएगा। जैसे ये 60 है मान के चलो, या इसको मैं 60 ना मान के 90 मान लो। अब 22 सेक्टर पे ना होने का मतलब हो गया ये 60 हो गया, ये 30 हो गया। समझ रहे हो? तो वैल्यू बदल जाएगी, यस सर। यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू बदल जाएगी, B1 B2 अलग अलग आएगा। यस तो वो सर। एक नया क्वेश्चन बन जाएगा। तो हालांकि वो आता नहीं है अपने, बाकी फिर भी मैं बता रहा हूँ, अगर पूछा जाए तो भी कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है उसमें।